प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो डस्का में मौजूद थी। मरियम नवाज़ ने भी वहाँ पर ख़िताब किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और इसी तरह से शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब और उनके साथ असद मली भी थे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं, अली असद मली ये इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने आ चुका है और उस पर हम कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि मरियम ने आज कातिल को स्टेज पर खड़ा करके उसकी तारीफ़ की है, उसको शाबाश दी है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत, फिरदौस आशिक अवान साहबा हुकूमत हैं, हुकूमत को ये पता है कि कौन शख्स कातिल है और वो स्टेज पर खड़ा था और मरियम साहबा अगर उसकी तारीफ़ कर रही थी, उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। इन इलेक्शंस के बाद अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने तो नताइज रोके हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि दोबारा इंतखाबात होंगे तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो ये इलेक्शन जीत चुकी है। और उसकी जस्टिफिकेशन और लॉजिक्स भी अली असद मली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं। उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दफ़ा वो सब मिलकर इलेक्शन लड़े हैं। तो अगर आप उनके 2018 के इलेक्शन को काउंट कर लें, उस्मान खालिद के 55,000 वोटों को इस दफ़ा मेरे वोटों के साथ शामिल कर लें, क्योंकि वो इस दफ़ा मेरे साथ थे, या वो उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ ही के थे लेकिन आज़ाद लड़े और 15-20 हज़ार वोट उन्होंने हासिल किए थे, उनके अगर वोटों को आप शामिल करें तो वो सब वोट मिलाकर पिछले साल भी जो 2018 के इंतखाबात में भी 1,20,000 से ज़्यादा वोट बनते हैं। तो इस मरतबा चूँकि हम इकट्ठे लड़ रहे थे तो ये सब वोट मुझे मिले, जो कि रैशनल है, ये उनका लॉजिक था। लेकिन दूसरी तरफ PMLN कोई लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर हम बात करेंगे कराची में जो आज मुलाकातें हुई हैं MQM के साथ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर अहम मौके पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PTA क़यादत उनसे मिलती है, उनसे वादे कर लेती है, उस वादे के नतीजे में वो मान भी जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। आज फिर यही हुआ है। तो दूसरे हिस्से में हम MQM के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उर्फ मैं कराता हूँ, आमिर ज़ाद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आमिर ज़ाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आसिम शौकत साहब। और हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में PMLN का मौक़िफ़ जो है वो भी ज़रूर शामिल हो जाए। इस हिस्से में मुस्लिम नून के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए उनके उम्मीदवार की जीत का, ज़रा सुनिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है। अली असद मली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज़ हद अहम। जी आमिर ज़ाद साहब, सबसे पहले ये किसका मौक़िफ़ ठीक है सर आपके ख्याल में? पहली बात तो ये मौक़िफ़ पे तो बाद में आते हैं। एक बात तो साबित हो गई, जिस तरह से आज इन्होंने वर्बोसिटी का मुजाहरा किया, मरियम साहिबा ने डिब्बे को और डस्का को मिलाया, गुम की तकरार की, तो एक बात साबित होती है कि माशाल्लाह ये बेहतर मुक़र्रिर है अपने वालिद साहब से। इनका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा मतलब मज़ेदार है, लोगों को एक अवामी है। तो ये बात और ये उनकी जो वर्ड प्ले है उसके अंदर आप हमें भी मज़ा आया सुनकर, मेरे ख्याल में जो वहाँ पे लोग होंगे उनको भी आया। लेकिन संजीदा अगर हम बात करें, ये मुझे बताइए इसद कि आज तक क्या कोई ऐसे इंतखाबात हैं कि जो मुतनाज़ा ना हो, चाहे वो कौमी इंतखाबात हों, चाहे वो बाई इलेक्शन हो रहे हों, हमेशा हमारे यहाँ जो है इस इंतखाबी अमल के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा होता है। अब या तो फौज आके खड़ी हो जाए तो फिर आप देखते हैं कि जी एक शफाफियत का एक तासुर मिलता है, वरना जब भी सिविल अथॉरिटी के तहत वो हुए इंतखाबात हुए तो उसमें कोई ना कोई जो है किसी न किसी को हारने वाले को इतराज होता है। और जब भी कांटे का मुकाबला हो, पंजाब में हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के खानदान का बड़ा असर नफूज है, कई दिहाइयों तक उन्होंने इसकी पंजाब की सियासत पे राज किया है। और वहाँ की जो भी पंजाब के तजियाकार, अगर आप उनसे संजीदगी से बात करें तो कहेंगे कि जी वहाँ की अफसरशाही जो है वो अब भी PTI से ज्यादा जेर असर है नून लीग के। तो ये वहां पर एक कुछ ऐसे हकायक हैं कि जिससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। फिर जाहिर है कि जहां पर ये उनको एडवांटेज, और जबकि आप ओपोजिशन में होते हैं आपको इस बात का एक ज्यादा एक मार्जिन होता है तनकीद करने का भी और एक जारहाना बंद दिखाने का भी, तो उसके मुकाबले में हुकूमत के हाथ पैर काफी बंधे हुए होते हैं। फिर हुकूमत के साथ ये मसला होता है कि क्योंकि हमारी मसाइल जो है बेइंतहा है, और उसमें आप फिर देखें कि जब गुलजार साहब जैसा अगर आपके पास फ्लैगशिप है
तो उसमें और उसको दिफा करना जो है बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाते हैं, जो आपको समझ में आते हैं कि पीटीआई के साथ मुश्किलात हो रही हैं और आप देखते हैं कि वो बैकफुट पे बाज़ औक़ात नजर आती है। तो वो सारे मैं समझता हूँ कि इनके कोई मौज़ूई यानी कि सब्जेक्टिव मसाइल भी है हुकूमत के, और ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूदी मसाइल भी है। ये तमाम मिल मिलाकर जो है कहते हैं तनाज़ा खड़ा किया। अब ये आपका जो सवाल है कि जी मौक़िफ़ किसका दुरुस्त ज़ाहिर है कि वो मुझे जैसे खींच मदा सहाफ़ी कराची में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, जो अथॉरिटीज है उनका काम है। लेकिन मुझे कोई आज तक याद नहीं पड़ता 30 बरस की सहाफ़त में कोई इंतखाबी अमल, चाहे वो नवाज शरीफ साहब जीते हों, हारे हों, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कब वो जो है मुतनाज़ा नहीं बना। और ये हमारी जो एक सियासी निज़ाम है उसकी कमजोरी को जाहिर करता है, और इस बात को जाहिर करता है कि हमारे यहाँ जो जमहूरी प्रोसेस है बजाय वो लोगों को जोड़ने के उनमें इंतशार पैदा करता है, तलखियां पैदा करते हैं और तकसीम करता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जिस मंजिल जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमारे मौजूदी हालात से हमारे जो मारूदी हालात हैं उससे कितना मुताबिकत रखते हैं। जी असद बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे मैं जानना चाहूँगा आसिम शौकत साहब से। आसिम साहब, ये मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन जब खुद कह रहा है कि हमारे लोग गायब हो गए, राब्ते में ना रहे, हम उनसे कोशिश करते रहे कांटेक्ट करने की और वो राब्ते में ना रहे, और इसी बुनियाद पर अब उनको शक है कि कोई गड़बड़ हुई है और वो तहकीक करने के लिए उन्होंने रोक लिया है, तो आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं आपकी हुकूमत और आपके वज़रा कि जनाब फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी करें? अगर इलेक्शन कमीशन अपनी तहकीक करके 2 दिन ले लेती है तो इस पर क्या एतराज़ है? नहीं, इस तरह का एतराज़ नहीं है कि हम कोई उनके फैसले से खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफ करेंगे। आप कह रहे हैं ना क्यों रोक रखे हैं इलेक्शन? आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर नताइज नोटिफिकेशन जारी करें? वजह है कि पहली चीज़ तो ये कि उनको डिनाई नहीं कर सकते जी। दूसरी चीज़ ये कि जिस वक्त ये एहसास हुआ कि बहुत दूर से पहुँचना है आरओ साहब के पास, तो उन्होंने फॉर्म 45 जिस पर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है वो व्हाट्सएप कर दिया। अब बड़ा ही सिंपल है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप अपना व्हाट्सएप देखें और जो सुबह को टाइम चेक करें और सुबह के वक्त जो आपको अपना फॉर्म 45 पहुंचा है उससे मैच कर लें। अगर कोई फर्क है तो ठीक है, यू आर जस्टिफाइड। लेकिन अगर एक ही चीज आपको पहुंची है तो क्या, मुझे बताएं असद, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या धुंध इस वक्त मुल्क में नहीं पड़ रही? खुसूसन इस खित्ते में धुंध नहीं पड़ रही? क्या रात 8-9 बजे के बाद विजिबिलिटी जीरो नहीं हो जाती? दूसरी बात, अगर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के रिजल्ट को मुकर्ररा मुकाम तक पहुंचा दिया, ठीक है, खुद नहीं पहुंचाया लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा दिया, अब मुश्किल क्या है? जो 20 पोलिंग स्टेशन है ना, मुझे दें, मैं आपको 60 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर वेरीफाई कर दूंगा कि जनाब ये वही रिजल्ट है जो कल रात 8-9 बजे मेरे पास आया था, या ये डिफरेंट कोई रिजल्ट है। इतना सा मसला है। नंबर 2, बार बार 20 पोलिंग स्टेशन 2013। आपका अगर आर्गुमेंट चले और आपका ये वाला आर्गुमेंट मैं सायरा अफजल तारड़ साहबा के सामने रख दूं तो फिर देखते हैं कि वो इसका जवाब क्या देती हैं। सायरा साहबा, ये आर्गुमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आ रहा है कि अगर धुंध की वजह से लेट हो भी गया तो रात 8 बजे तो जो रिजल्ट था वो आरओ ने व्हाट्सएप कर दिया था। अब वो सुबह अगर 10 बजे भी पहुंचे हैं या 11 बजे भी फिजिकली पहुंचे हैं तो उसके हाथ में जो फिजिकल फॉर्म था उस फॉर्म को उसके व्हाट्सएप के साथ मैच कर लें। अगर वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि रिजल्ट में रद्दोबदल नहीं किया गया। ये सिंपल सा और एक आर्गुमेंट है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया जा रहा है। जी कहें जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने भेजी है ना, ये हमारी बात ना माने। हम तो इस वक्त पार्टी है ना, इलेक्शन कमीशन तो एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल इदारा है, वो एक खुली चार्जशीट है इनके खिलाफ। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था तो जो फॉर्म 45 फिजिकली हमारे एजेंट को दिए गए थे वो क्या थे? उन 10-20 पोलिंग स्टेशन पे जो टर्न आउट है, जो रेशियो है, जो वोटों का तनासिब है, वो 80% कैसे हो गया? वो क्या इस हल्के के बाहर थे? मैं हैरान हूं वैसे इन पे कि किस तरीके से ये हर झूठ को और अपनी हर बेईमानी को ये डिफेंड करते हैं। मतलब अब ये तो फिर डीआरओ ने क्यों फैसला नहीं किया? अगर व्हाट्सएप पे उस पर रिजल्ट आ गया था। आज आपने वीडियो देखी है, एक और प्रिजाइडिंग अफसर की जो वीडियो आ रही है कि मेरे पास 2 बंदे आए, उन्होंने कहा मैं स्पेशल ब्रांच का हूं और आपने वोटों की गिनती और ये सारे बक्से लेके आपने मेरे साथ गाड़ी में बैठना है। आगे से वो बंदा कह रहा है कि मैं क्यों बैठूं, मैं इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में बैठूंगा। अब वो वीडियो, ये कोई एक बात है? मतलब इन्होंने तो पकड़ के तमाशा बना दिया इस इलेक्शन का, और इतने भोंडे तरीके से धांधली की है, इनको तो वो करनी भी नहीं आई कि ये जगह जगह एक्सपोज हो गए। इन्होंने वजीराबाद में क्या किया? उस प्रिजाइडिंग अफसर, मैं वहां मौजूद थी,
जब उसको प्रिजाइडिंग अफसर को हमने पकड़ा जिसके हाथ में वोटों के थैले थे, और ये एक जगह हमारे एजेंट को पता चला कि जी 600 वोट पड़े हैं लेकिन बक्से में से 800 निकले। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आज वजीराबाद का भी हम फोरेंसिक करवाएं ना जी, तो उसमें कई वोट जाली निकलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। सायरा साहबा, फिर मुझे ये बताइए, वो उस दिन जो मरियम साहबा ने बॉम्बशेल वीडियोस ट्वीट की थी वो भी वजीराबाद ही की थी। अब आप वजीराबाद का जो इलेक्शन है उसको आप दोबारा कराने का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? भाई इसलिए मैं बताती हूँ क्यों नहीं कर रहे कि अल्लाह की मेहरबानी से हम वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तमाम कुछ करने के बाद अगर ये 20 पोलिंग स्टेशन निकाल के जो रिजल्ट था, मतलब आप ये देखें कि ये कह रहे हैं कि डीआरओ के व्हाट्सएप पे रिजल्ट आ गए थे। अगर डीआरओ के व्हाट्सएप पे वो रिजल्ट आए थे और वो उसमें वोटों के जो तनासुब था वोटों के डालने का वो 80% था, तो इसका मतलब है कि जिन प्रिजाइडिंग अफसरों ने वो झूठे 45 फॉर्म बनाए उन्होंने वही व्हाट्सएप किए ना। तो उसूल फॉर्म जो हमारे एजेंट्स को मिले हैं। सही है। सायरा साहब, उसूल फिर ये मुरत्तब हुआ कि जहां हम इलेक्शन जीतेंगे वहां जितनी भी खराबियां हों वहां हम दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे इलेक्शन का, लेकिन जहां हम हार जाएंगे वहां हम इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। देखें बात ये नहीं, अब बात को ट्विस्ट मत करें। मैं अभी भी मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि जो ग्राउंड पे इलेक्शन था वजीराबाद में नतीजा वो नहीं है। तो आपको फिर इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। आप ये कहते हैं नहीं, क्यों? मतलब मकसद हमारा ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने कर लिया। अब ये देखिए ना, ये तो फिर यहाँ से तो पीटीआई को इलेक्शन का मुतालबा कर देना चाहिए वजीराबाद से, क्योंकि खराबी तो हुई है। इन्होंने कहा था इन्होंने उस दिन परसों रिकाउंटिंग में इन्होंने कहा था कि हम रिकाउंटिंग की दरखास्त देंगे, इन्होंने क्यों नहीं दी? वहाँ अहमद चट्टा साहब और यूसुफ साहब जब बैठे थे ना तो उन्होंने बड़ी वहां पे बड़क मारी थी कि हम रिकाउंटिंग की दरखास्त देंगे, उनको देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं दी, इसलिए कि रिकाउंटिंग होती तो और चीजें सामने आती। अब दस्का के मतलब आप ये कहते हैं कि जहां से आप हार गए और जहां से जीत गए, बात ये नहीं है। बात ये है कि दोनों जगह एक ही तरह का मामला हुआ। दस्के में ये हुआ कि ये ज्यादा वायलेंट हो गया, वहां पे जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो बहुत ज्यादा, और जो बाकी भी लोग थे वो कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से किया, हमारा जो डीआरओ था ना कंपैरेटिवली उसमें कुछ जान थी। हमारे बैठे में नहीं जी नहीं, जो वजीराबाद का था। अच्छा। हम 3 दफा डीआरओ के दफ्तर गए और उसने एक्शन लिया, उसने पुलिस को फोन किया, उसने इंतजामिया को फोन किया। यहाँ पे वो जो डस्का वाला डीआरओ था वो बेबस था। मतलब कभी इतना भी जुल्म हुआ है? सही है। हम लोग वोट मांगे, हम अवाम के साथ हम करें कि हम ये करें। ठीक है। इसका मतलब है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आप 200-300 बदमाश पाल लें जी, और बस यही है। चलें, बिल्कुल सही है। सायरा साहबा जरा 1 मिनट मुझे अब दे दीजिएगा, मैं आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं सायरा साहबा को इनको सैर कामरान साहबा को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में तो फिर आप अपना आर्गूमेंट भी दे दीजिएगा बाद में। सैर कामरान साहबा, मुझे ये बताइए कि अब ये जो मामला है ये दो चीज़ों पर डिबेट हो रही है। एक तो ये कि वजीराबाद में भी गड़बड़ हुई है बकौल सायरा साहबा के और PMLN के, और यहाँ डस्का में भी हुई है। क्या दोनों जगह पे री-इलेक्शन होना चाहिए या खराबियों के साथ भी दोनों जगह के अगर एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? और दूसरी डिबेट, ये जो फॉर्म 45 अगर रात को व्हाट्सएप हो गया है 8 बजे वक्त पर हो गया है, और तो उसके बाद किसी भी ABC किसी भी वजह से अगर अमला जो है वक्त पर नहीं पहुंच सका तो रिजल्ट चेक कर लेना चाहिए कि रात वाला मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? दोनों पर आपका आर्गुमेंट क्या है? देखिए, शुक्रिया असद। देखें, बात यह है कि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। हमने देखा कि इलेक्शन में बदअमनी हुई और उस पर एक्शन ले लिया गया। जहां एक्शन मुकम्मल हो गया और रिजल्ट आ गया तो डेफिनेटली वहां पर रिजल्ट अगर जो है वो ये रोक लिया गया, जो ज्यादा धांधली हो रही थी तो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इधर तो डस्का में तो इशू ही डिफरेंट है। डस्का में तो आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन का अमला गायब हो गया, ठीक है, मुतलका हुकाम जो है वो अनअवेलेबल हो गए। यानी हमने ये देखा था, हमने ये वाकया कराची में देखा था, सिपाही पुलिस अगवा हो गया। यहाँ पे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, अगवा हो गए,
उनके बयानात हैं, वो कहते हैं हमें बताया गया कि हम स्पेशल ब्रांच की गाड़ी में बैठेंगे। देखिए ये स्पेशल किस्म की जो स्पेशल चीजें हैं ना, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो मैं समझती हूँ कि चोरी भी नहीं, सीना जोरी है। आप यहाँ पे कैसे नजरअंदाज करें कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो कहाँ इस बात को बता रही है, तौसीक कर रही है कि नहीं नहीं हमें फिक्र की जरूरत नहीं है, हमारे पास रिजल्ट जो है वो व्हाट्सएप पे आ गए। वो तो कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि रिजल्ट में रद्दोबदल हुई होगी। उस प्रेस रिलीज को डिनाई करें, उस प्रेस रिलीज की सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होगी। देखिए आज वक्त ये आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम ये इस जाली तब्दीली की हकीकत को जान चुके हैं और इसको मुसलसल रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये आपको सिर्फ इलेक्शंस में नजर नहीं आ रहा, ये आपको पार्लियामेंट के बाहर, मैं कहती हूँ आप सियासी जमातों को एक तरफ कर दें। आप ये देखें जो मुख्तलिफ तबकात एहतजाज कर रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, बेरोजगार, आपके वो एहतजाज कर रहे हैं, आप उनकी आवाजें सुने। आज आप किसी स्ट्रीट पे, मैं कहती हूँ आप पता चले जाएं, आप 2 मिनट के लिए माइक लेके खड़े हो, आपको लोग आके खुद बताएंगे। ये जो चीजें हैं ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप जो है, एक तो आप जो मर्जी करें, इलेक्शन के दौरान आप धांधली करते हैं, बदमाशी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, असला लाते हैं और उसके बाद आप अमले को गायब करते हैं। ये इस किस्म का असरअंदाज होना जो है, ये मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही इस तरह के रिजल्ट जो कि मशकूक हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमले को क्यों गायब किया गया है? जी मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। आमिर ज़ा साहब, एक आर्गूमेंट किया आया है सायरा साहबा की तरफ से, वो कह रही हैं कि वज़ीराबाद के इलेक्शन में भी गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है, जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे नहीं मिले, लेकिन हम इस इलेक्शन को कबूल करते हैं क्योंकि हम वहाँ से जीते हैं। अब ये आर्गूमेंट बिल्कुल इस तरह से सही भी मालूम होता है कि अगर पीटीआई जीती होती और उनको भी शिकायत होती तो वो नताइज को तस्लीम कर लेते और वो कहते कि जी गड़बड़ हुई है लेकिन हम जीत गए हैं तो बस ठीक है। लेकिन उसूली तौर पर फिर दोनों हलकों में वीडियोस वहां की भी जारी की गई हैं, और वो जो उस दिन मरियम साहबा ने ट्वीट की थी कि बॉम्बशेल वीडियोस आने वाली हैं, और बॉम्बशेल वीडियोस जो हैं वो वजीराबाद की आई थी, लेकिन इलेक्शन को तस्लीम कर लिया और री इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। क्या दोनों जगह पर इलेक्शन होना चाहिए? अगर डस्का में होना चाहिए तो मतलब दिलचस्प पोजीशन है। और आपको नजर ये आता है असद साहब के बड़ा मजमूए तज़ादात है हमारे सियासतदानों का, जो भी मौक़िफ़ होता है कि जहां चीज इनके हक में होती है वो कहते हैं कि जी अगर वहां पे ज्यादती भी हो रही है फिर दुरुस्त है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है कि आज के जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें मतलब एक जाली वीडियोस भी बन सकती हैं, उसमें सही वीडियोस भी हो सकती है। तो ये चीजें जो है हम और आप स्क्रीन पे बैठ के फैसले नहीं कर सकते। असल बात होती है बतौर सहाफी या हम तज्जियाकार के कि क्या जो अथॉरिटीज हैं अगर उन्होंने वाकई अगर कोई ऐसी वीडियो है तो तहकीक ये होनी चाहिए कि क्या दुरुस्त है, उसके अंदर जो है जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं किस हद तक वो हैं। आप कहते हैं कोई भी वीडियो बना लें जाके सड़क के ऊपर और हम कहें जी ये फलां शख्स और ये आदमी जो है इस तरह की चीज कर रहा है, तो वो हमें समझ में नहीं आता। तो हमें मेरे ख्याल में देखना यही चाहिए कि तहकीकात हों और उसके बाद जो है चीजों को हम आगे लेके बढ़ें। हमारे यहाँ जो है हमारी सियासत में मैं फिर वही बात दोहराऊंगा और बार बार हमें दोहरानी चाहिए कि कोई आप ऐसा वो बताइए हमें इंतखाबी अमल कि जिसमें बड़े आराम के साथ जो है आप समझें कि जी लोगों ने नताइज को तस्लीम कर दिया। हर इलेक्शन हमारा मुतनाज़ा बना है, हमारे यहाँ गुंडागर्दी होती है, इलेक्शन में बिरयानी की प्लेटें चलती हैं, बहुत सारे जो शरीफ किस्म के वो होते हैं कैंडिडेट्स वो बेचारे लड़ ही नहीं सकते। तो जब तक आप में जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जब तक आप जो है अपनी पोजीशन को एसर्ट नहीं करेंगे, मामला नहीं चलते। तो ये हमारे निजाम की खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, इसके नतीजे में पोलराइजेशन बढ़ रही है हमारे यहाँ। जमहूरी अमल के नतीजे में कौम तकसीम हो रही है, जो भी नाम यहाँ जिसको आप कहते हो। तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस हद तक हम इस चीज को कैसे ऐसा बनाएंगे कि शफाफ भी हो, लोगों की उमंगों का कहते हैं ना मजहर भी हो, और ये चीजें जो हम लोग मेरे ख्याल में डिबेट में नहीं लेकर आ रहे हैं। और आप देखें, आप भी कितने कई बरस से कर रहे हैं माशाल्लाह। आप मुझे बता दें कि कब मुझे याद है पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग होती थी तो एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के इतने ही जोश से आप ये लोग इल्जाम लगाया करते थे। नून लीग लगाया करती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ लगाया करती थी। तो ये एक हमारी सियासत की हकीकत है। हो सकता है कल को आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से कल को मिल जाए नून लीग के खिलाफ,
कुछ हमें पता नहीं होता अगले 5 बरस में 6 बरस में क्या सूरत इम्कानात का खेल बदलती रहती है। जहर कामरान साहिबा जो है नून लीग के खिलाफ मोर्चा बना के खड़ी हो जाए, हमें नहीं पता होता, और उन्होंने देखा है मादी में, इन्होंने बनाए भी है बड़े अच्छी। जी सही है। अच्छा चले मैं जी हाँ अच्छा देखिए अच्छा सायरा साहबा कुछ कहना चाह रही जी मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ जी कि जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने जो पहले ब्रेक से पहले बात की, सोचने की बात ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने व्हाट्सएप डीआरओ को किया है या आरओ को किया है जी, क्या वही फॉर्म और वही हमारे एजेंट्स के पास भी मौजूद है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मतलब आप ये देखें ना कि जो उन्होंने फॉर्म 45 उस वक्त पीएमएलएन के एजेंट्स को दिए थे जी, क्या वो वही रिजल्ट है जो प्रिजाइडिंग अफसर ने व्हाट्सएप किया है वो नहीं है? 6 बजे लेके आए, क्या वो नहीं है? वो नहीं है। देखें बात सिंपल चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ चीजें देखी ना, और फिर आप ढूंढ रहे ये कौन सी ढूंढ थी जी, और ये क्या तरीका है? वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों में गए। अब इस चीज पे तो इतने सवाल उठते हैं जी, और जो सारा दिन माहौल रहा, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी मौका है कि वो अपने पुराने धब्बे साफ करेंगे। अच्छा, मैं सायरा साहबा मेरा आपसे सवाल है, लेकिन पहले जो आपने बातें की उसको पीटीआई से जरा इसका जवाब ले लें, फिर मैं आपसे कुछ और सवाल करता हूं। अच्छा असद 2-3 बातें मैं क्विकली वाइंड अप करूंगा। अच्छा पहली चीज तो ये कि एक एटीट्यूड होता है, नून लीग का बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी एक एटीट्यूड बन गया है कि अगर इलेक्शन में ये जीत जाएं तो इलेक्शन एक्सेप्टेबल है, अगर ये हार जाएं तो इलेक्शन में धांधली। आप इससे कुछ मुख्तलिफ करेंगे? अच्छा नहीं, मैं आपको एग्जांपल, हम हारे नहीं है, हम वजीराबाद में हारे नहीं है, हम नौशहरा में अपनी सीट हारे नहीं है। आपने एक भी आवाज सुनी है तहरीक इंसाफ की तरफ से? हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम हार गए, आगे चले इलेक्शन से नैब पे आ जाएं। अगर नैब हमारे सीनियर मिनिस्टर के ऊपर केस बना दे हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे वजीर आला के ऊपर केस बना दे हम एक्सेप्ट करते हैं। कभी आपने देखा इनको ये पेशी भुगतने से पहले किस किस्म का पथराव करते हैं और पेशी भुगतने के बाद आके किस किस्म की इल्जाम तराशी करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि वी नीड टू ग्रो अप एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। दूसरी बात देखें, आमिर रियाज साहब ने 1-2 बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में फ्लॉज हैं, बिरयानी की प्लेटें चलती हैं, बदमाश कंट्रोल करते हैं। जब भी हमने असेंबली में अपोजिशन को साथ मिला के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करने की कोशिश की, इन्होंने एक दफा भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया। एजेंडा क्या होता है? 1 पॉइंट कि जनाब एनआरओ दें, हमारे केसेस खत्म करें। सायरा साहबा ने जो आर्गुमेंट रद्द कर दिया ना, आपने कहा कि जी आरओ ने, मैं 1 सेकंड सायरा साहबा, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपने जो रात को अगर कह रहे हैं कि अगर 8 बजे फॉर्म 45 पहुंच गया था व्हाट्सएप के जरिए, वो कह रही है वो नहीं, वो गलत पहुंचा था, जो हमारे पास दिया गया था वो कुछ और है, वो डिफरेंट है। अच्छा असद, होता यह है कि मैंने चूंकि इलेक्शंस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया और खुद भी हम पोलिंग स्टेशन में रहे, देखा जिस वक्त काउंटिंग होती है तमाम जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं तमाम पार्टियों के, वो बैठते हैं, उनकी मौजूदगी में काउंटिंग होती है, फॉर्म 45 बनता है और उनकी कॉपीज तमाम पोलिंग एजेंट को दी जाती है। अभी तक इन्होंने एक भी पोलिंग वो दिखाया तो है नहीं फॉर्म। मेरी असद मल्ली साहब से सुबह बात हुई, उन्होंने कहा नॉट इवन सिंगल फॉर्म, कुछ भी नहीं है, झूठी पर्चियां, जो फॉर्म नहीं, मुसद्दका फॉर्म नहीं, अपनी पर्चियां बना के, नहीं जी उस टाइम लड़ाई हो गई थी, उस टाइम रात हो गई थी, ये उन्होंने हमें वैसे पेपर दे दिया था, ये हमें वो फॉर्म नहीं दे सके थे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, फॉर्म तो बकायदा एक लीगल प्रोसीजर होता है। उन्हें क्या दिखाएं, वो कहां है? जी सायरा साहब जी कहिए। जिन्होंने कहा कि जब ये जीत जाते हैं तो वो ये रिजल्ट मानते हैं। वजीराबाद का, नौशहरे का रिजल्ट हमने इसलिए माना कि जो भी कुछ हुआ वो रात के 2 बजे जितने भी फॉर्म 45 थे वो आ गए, वो गलत थे, वो सही थे। जो नकली वोट एक पोलिंग स्टेशन पे पड़े वो इलेक्शन कमीशन वालों ने कैंसिल कर दिए और उसके बाद नतीजा मिल गया। सवाए 2 फॉर्म्स के जो हमारे पास और थे और प्रिजाइडिंग अफसर और लेके आया, वो भी डीआरओ ने वेरीफाई करके ठीक कर दिए। यहाँ क्या हुआ डस्के में, देखें जब आपके प्रिजाइडिंग अफसर, मैं भी उधर ही थी, धुंध भी उधर ही थी, ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां उन प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग स्टाफ अमले को लेके गई थी, वो उसमें वापस क्यों नहीं आए? दूसरा मुझे बताएं कि इन 20 पोलिंग स्टेशनों पे जो वोट डालने का तनासुब था वो 80% कैसे हो गया? क्या ये 20 पोलिंग स्टेशन किसी और मखलूक वहां थी या किसी और से प्यारे पे थे? ये कहना कि हम ग्रो नहीं कर रहे, हम मान नहीं रहे, देखें आपने क्या किया, आपने तो
इस तरह किया कि नौशहरे की सीट के बाद आपने अपने मिनिस्टर को फारग किया। जी, नौशहरे की सीट आपके लिए शौक थी। वहां पे वजीराबाद में जिस तरह हमने इनसे इलेक्शन छीना, दसके का, देखिए आप जब इलेक्शन करते हैं ना, आप सारे सर्वे उठा के देख लें, आप ग्राउंड रियलिटीज उठा के देख लें, 5 घंटे कहीं पोलिंग बंद रहता है। ठीक है। अच्छा, एक आर्गुमेंट जी सायरा साहब, एक आर्गुमेंट अली हजरत मली साहब ने दिया। मैं आपके पास आ रहा हूँ सैर कामरान साहब। एक बात मैं कह दूं, उन्होंने कहा कि जनाब जब ये नौशहरा का इलेक्शन हारे तो उन्होंने अपना वजीर निकाल दिया। असद यही मैं कह रहा हूँ, मैच्योर पॉलिटिकल एटीट्यूड यही होता है कि जब आप हारते हैं यू ट्राई टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। आप अपना घर सही करने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना। से पहले करते तो ज्यादा बेहतर था। जरा ब्रेक ले लूँ, छोटा सा ब्रेक ले, फिर आप इस पर अपना कॉमेंट कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मेरे साथ फैसल सब्जवारी साहब मौजूद हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। 2 चीज़ें, एक तो सर ये बताइए कि हर अहम मौके पर आप मुतालबा करते हैं, कुछ चीज़ें कराची के हवाले से रखते हैं वफाकी हुकूमत के सामने, वो आपसे मुज़ाकरात करने के लिए आते हैं, वादे वाइद करके चले जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते। क्या आप अगली मरतबा उनसे ये नहीं पूछते कि पिछला वादा पूरा क्यों नहीं हुआ और आप फिर मान जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछते कि वादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा या उसमें ताखीर हो रही है या उसमें काम की रफ्तार अगर सुस्त है तो पूछते हैं। यही वजह है कि हमारी मुलाकातें कोई रस्मी 15-20 मिनट की नहीं होती, बल्कि हम लंबी बैठक लगाते हैं। और आज भी पूछा है और बात चीज़ों के ऊपर खासी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई है और उसके हवाले से 1-2 ऐलान भी हुए हैं। जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो असद उमर साहब ने एक दूसरी महफिल में बैठकर एमक्यूएम के बारे में कमेंट किया कि वहाँ कोई एक मालिक नहीं है इसलिए वहाँ पर मसले मसाइल हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? मुझे इल्म नहीं उसका सियाक़ व सबाक़ क्या है, लेकिन अगर वो इस हवाले से बात की है कि एमक्यूएम ने आज भी जो शहरी सिंध के मसाइल हैं, जो वफाकी हुकूमत के साथ हमारे तहरीरी मुआहदे हैं, उनके नकात पर अमल दरामद के हवाले से अपना उसूली मौक़िफ़ अपनाया है, तो ठीक है, दुरुस्त ही फरमा रहे हैं। उसका मफहूम जो असद उमर साहब की के मालिक तो कोई नहीं है एमक्यूएम का, यहाँ तो एक मशावरती अमल है जिसके तहत हम बात करते हैं। अगर कोई ये समझता है कि हम टफ नेगोशिएटर हैं तो ये देखना चाहिए कि वो मुज़ाकरात हम किन नकात के लिए करते हैं। शहरी सिंध की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए वो सारे नकात हैं। किसी का केस खत्म करवाने के लिए, किसी भांजे भतीजे की वजारत के लिए, किसी भांजे भतीजे के प्लॉट के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग के लिए नहीं है, बल्कि कराची, हैदराबाद और सिंध के जो दीगर शहरी इलाके हैं जो हमारा रिवायती जहां से मैंडेट आता रहा है, उनकी आवाम के रिलीफ के लिए हैं। तो हम टफ नेगोशिएटर इस हवाले से वेरी प्राउडली हम हैं और आइंदा भी रहेंगे। फैसल साहब, आप बता सकते हैं कि पिछले 2.5 साल में जो वादे अब तक हुए थे उसमें से 10 थे या 8 थे, उसमें से 2 पूरे हुए, 3 पूरे हुए, 1 पूरा हुआ? कुछ ऐसी एक लिस्ट है आपकी जो पूरी हो चुकी है अब तक हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, उनमें तो चीजें चल रही हैं ना। मिसाल के तौर के पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का था, उसका संगे बुनियाद भी हो गया। उसके बाद चीजें अगर वहाँ सिंध हुकूमत रुपड़े अटकाए हैं उसमें, तो मैं उसको तो एक्सपोज करूंगा और नेम एंड शेम करूंगा। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वफाकी हुकूमत से जितनी तवक्कुआत कराची के शहरियों की थी उसके हवाले से इनकी रफ्तार बहुत सुस्त है। और एमक्यूएम क्या, इनके अपने अरकान असेंबली इसका वाशिगाफ अल्फाज में इजहार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे कहने दीजिए कि 18वीं तरमीम के बाद सारा का सारा इख्तियार और वसाइल सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी महसूस नहीं करती क्योंकि अपने ही दारुल हुकूमत को और अपने शहरों को महरूम रखती है। इसलिए हमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा करना पड़ा। मिसाल के तौर पर मैं वफाकी हुकूमत से ये तो कह रहा हूँ कि ग्रीन लाइन को जल्द मुकम्मल कीजिए और दूसरी बस सर्विस भी बनाइए, लेकिन ये भी तो आप बताएं ना अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में वफाकी हुकूमत ने कोई BRT, कोई बस सर्विस नहीं बनाई है। जहां बनाई है उसके वजीर आला ने बनाई है। सिंध के वजीर आला ने कराची में 12 बसें नहीं दी 12 सालों में, इसलिए मुझे वफाकी हुकूमत से मुतालबात करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों के लिए तरक्याती मंसूबों के पैकेज का था, वो कुछ तो इन्होंने M&As की तजवीज करता स्कीमों के तहत दिए हैं कई अरब रुपए, लेकिन उसमें मजीद 20-25 अरब रुपए अभी भी पेंडिंग में है, जिसमें से तकरीबन 10 अरब रुपए बजट में है। क्यों रुके हुए हैं?
सिंध हुकूमत ने जनाब उस पर सुर्ख फीता लगा दिया है। तो हमने वफाकी हुकूमत से कहा है कि जी सुर्ख फीता आप हटाइए, ब्यूरोक्रेसी को आप संभालिए, या आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर के ऊपर मर्दमशुमारी का मसला था, उस पर बहरहाल ये पेशरफ्त हुई है कि अगर उसका ऑडिट नहीं हो सकता तो फिर नई मर्दमशुमारी जल्द अज जल्द करवाई जाए, 10 बरस की कदगन हटाई जाए। और आज उन्होंने ऐलान भी किया है कि नई मर्दमशुमारी के लिए, जो कि है तो बहरहाल मुश्तरका मफादात की काउंसिल का मैंडेट कि वो उसको अप्रूव करते हैं या मुस्तरद करते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अपना कमिटमेंट आने वाले बजट में उसमें खातिर खा रकम रख के देगी। तो कुछ नकात हैं जिन पे कुछ पेशरफ्त हुई है, कई नकात ऐसे हैं कि जिन पर अभी तक नहीं हो सकी, और इसलिए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं मुस्तकिल। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने कुछ बातें की, इसका जवाब तो मैं सहर कामरान साहबा से लेता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, और वो ये कि अब किसी किस्म का इब्हाम तो मौजूद नहीं रहेगा कि आप हफीज शेख साहब के मामले में अभी आपने फैसला नहीं किया या आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन में? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो सूरत हाल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, हफीज शेख साहब जो है वो हुकूमत के उम्मीदवार हैं जी। हफीज शेख साहब हमारे पास आए हैं अपने लिए हिमायत मांगने, हम अपनी राब्ता कमेटी के सामने सारी सूरत हाल रखकर उनको जवाब दे देंगे। इस वक्त तक सरे दस्त हमसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कोई राब्ता नहीं किया है, इसलिए गालिब इम्कान इस बात का ही है कि शायद वो आइंदा भी नहीं करेंगे। तो हमारी राब्ता कमेटी का जो भी जवाब होगा वो हम तहरीक इंसाफ की। आप फैसल साहब, ये ऑब्वियस नहीं है कि आप जो है वो हफीज शेख को ही सपोर्ट करेंगे? आप इसको राब्ता कमेटी में रख के इस पर मुशावरत क्यों करना चाहते हैं? क्या इस बात का भी इम्कान है कि आप रद्द कर दें उनके इस आपके साथ आपसे जो हिमायत मांगी है उसकी हिमायत? नहीं जी, इसलिए राब्ता कमेटी में रखना जरूरी है क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान अपने एक आइन के तहत मशावरती अमल के जरिए चल रही है। ये हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो भी होती है, मेजर फैसले होते हैं, वो हमारी राब्ता कमेटी उसको अप्रूव करती है। फर्द वाहिद के बजाय मशावरती अमल है, तो वो हम रखेंगे और उसके बाद ही उनको जवाब देंगे ना। हमारी पूरी 40-50 लोग तो नहीं बैठे थे आज की मीटिंग में, 4-5 लोग बैठे थे। 4-5 लोगों ने, जितने एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने मैंडेट दिया था, वो उनसे गुफ्तगू कर ली, तहरीक इंसाफ की गुजारिशात सुन ली, वो हम अपने इजलास में रख के तहरीक इंसाफ को मुतला कर देंगे। तो देयर इज नो हरी रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सहर कामरान साहबा जो बातें अभी की हैं फैसल साहब ने, वो कह रहे हैं हमें वफाकी हुकूमत से बार बार इसलिए मांगना पड़ता है कि जो सूबाई हुकूमत के करने के काम है वो उसने नहीं किए। हालांकि हर जगह पर ये काम सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, इसलिए हम वफाकी हुकूमत से मांगते हैं। देखिए, पहली बात ये कि मैं समझती हूँ कि मेरे कमेंट से ज्यादा जो है मुस्तफा कमाल साहब खुद जो है वो बार बार जब बात करते हैं तो वो एक्सपोज करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या एमकेएम के पास बल्दियाती इदारे नहीं रहे, मानसी क्या रहा, क्या ये हर फेडरल हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे, क्या तमाम फेडरल हुकूमतें बुरी थी। तो देखें, मैं समझती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ ये भी देखना चाहिए कि कहाँ हमें खुद अपना घर सही करने की जरूरत है। इन्होंने कहा हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो गया, तो बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह तो और भी हुआ था वजीर आजम हाउस में, जो आज वजीर आजम हाउस में कायम है और वहां से डिग्रियां मिल रही हैं। तो वैसे ही यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह उन्होंने वहां पे भी कर दिया। यानी इमरान खान अहमद न्याजी साहब की किस बात पे यकीन की जाए, उनका तो एक ही असूल है, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। बाकी सिंध में देखें कि हमें अपना जो ड्यू शेयर है एनएफसी अवार्ड का नहीं मिल रहा। हमारे जो मंसूबे हैं, कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, बाकी हमारे जो मंसूबे हैं उनके ऊपर फंड्स हमें नहीं मिलते, डिले किए जाते हैं। जैसे ही जब हमें खुद अपने फंड सिंध का जो जायज हक है वो नहीं मिलता, उसका सेंसस जो है एक बहुत बड़ा इशू था जिसको हम लेके आ रहे थे कि जिसकी वजह से सिंध की रिसोर्सेज पर जो है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आना था, वो हमारा मुतालबा था। उसको इन्होंने यकीन किया फेडरल हुकूमत के ऊपर। मैं समझती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का जो एक मुआहदा हुआ था वो ऑडिट पे हुआ था, वो ऑडिट नहीं हुआ। ये कहते हैं नया सेंसस होगा, आई डोंट नो वो नया सेंसस कब होगा। देखिए, ये सिंध के साथ ना इंसाफी है। अगर सिंध की जो है आबादी को सही ना गिना जाए, सिंध को सही रिसोर्सेज ना मिले, फिर आप गिला शिकवा करें कि जी शहरी आबादी में, मैं कहती हूँ दही आबादी जो है वो भी सफर कर रही है। जो हमारे जो फेडरल की तरफ से जो फंड आने हैं वो नहीं आते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है सिंध का जहां पे आप भी हैं, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इन मामला को जरूर हल करना होगा। इनका एक गैर फितरी इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, और ये देखें कि पीटीआई की वजह से इन्होंने सफर किया है, इनकी भी सीट कहीं है। आपका बड़ा तवील इत्तेहाद रहा है एमक्यूएम के साथ, क्या वो फितरी इत्तेहाद था? बड़ा तवील इत्तेहाद रहा है आपका, और वो तो बात ये है उस जमाने में होने वाले हंगामों की तारीख पाकिस्तान में ना पहले मिलती थी ना उसके बाद। असद देखें, ये हंगामे जो है पीपल्स पार्टी
जब हुकूमत में नहीं थी तब भी कराची की तारीख का हिस्सा रहे हैं, हमें उसका पस मंजर में जाएंगे तो आपके प्रोग्राम का वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। देखिए भारतीय पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि सबको साथ लेके चल सके। अभी ये बात कह रहे हैं, मैं कहूंगी कि यूसुफ रजा गिलानी को आप देखिएगा कि बहुत से लोग इसलिए वोट करेंगे कि वो जो बुर्दबारी सैयद यूसुफ रजा गिलानी में है, जो सलाहियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, जिस तरह से हमने कौमी यकजहती को कायम रखा है मुख्तलिफ तरीन मुश्किलात के वक्त में भी, ऐसे जितने भी चले इस पर मैं आमिर जा साहब का कमेंट लूंगा। कंप्लीट फेलियर है पीटीआई का। ठीक है कि आप देखिए कौमी सलामती के अहम इश्यूज के ऊपर भी कौमी इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं रह सकता। जी, वो उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, वो तो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। एनीवे आमिर जा साहब, अब आपने फैसल सब्ज़वारी साहब की बात की, वो ये वाज़ेह तौर पर ये समझते हैं कि इनके सारे मुतालबात जो हैं इस शहरी जो है वो आबादी के लिए हैं, शहरों के लिए हैं या सिंध के लिए हैं, और सिंध हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। वो नहीं कर रहे, मजबूरी है, हम वफाकी हुकूमत से चीज़ें मांग रहे हैं। लेकिन जवाब में आपने सुना कि वो कह रहे हैं हमें हमारा शेयर ही नहीं मिलता, हम क्या करें? क्या कहेंगे आमिर साहब? कराची और जो सिंध का दुख है वो बड़ा बड़ा पेचीदा सा वो है, मतलब सूरत हाल है। बात सवाल ये भी कि हुकूमत सिंध 18वीं तरमीम के बाद जो भी वसाइल मिले हैं सूबे सिंध को, सिंध की हुकूमत को, क्या उनका दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है? अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं कराची में ही घूम रहा था, बिलावल हाउस के पास से होता हुआ आया क्लिफ्टन ब्लॉक 2 पे। अब आप ये अंदाजा करें कि जो हुकूमत, सूबाई हुकूमत आवारा कुत्ते, हम नहीं कह रहे कि आप जी मेट्रो बना दें, वो तो खैर हमारे तस्वुर में ही नहीं है, पीने का मसला हल कर दें, बड़े प्रोजेक्ट छोड़ दें। आवारा कुत्ते अगर ये हुकूमत नहीं मार सकती, नहीं वो शेयर नहीं मिला ना सर, एनएफसी में शेयर नहीं मिला, आवारा कुत्ते कैसे मारेंगे सर? देखिए ना प्रोपेगेंडा ना करें, ये छोटा काम बना दिया असद, ये काम छोटे काम नहीं कर सकते तो बड़े काम की क्या? तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। कराची को क्या एक मास ट्रांजिट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। किसको बना के देनी चाहिए? अगर ये 12 साल में एक स्टेशन भी कायम करते तो 12 स्टेशन तो बन चुके होते, नहीं किया। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह हो गया। कराची का अगर आप कहते हैं ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दें, हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कराची में अगर आप निकले सड़कों पे, आपको हर तरफ एक अफरा तफरी, एक डिके नजर आएगा, इन्हेतात नजर आएगा। वहां पर आपको नजर आएगा कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। जनाब क्या? मैं तो 1 महीना रह के अभी आई हूँ जुम्मे को। नहीं आप मुझे तो अभी मैं आपके मुझे तो ऐसी अफरा तफरी नहीं नजर आई, अभी घूम रहा हूँ। मुझे आप पता नहीं मुझे तो कितने खूबसूरत चश्मे से आप नजर आई है, देखती हो कराची को। हमारे दिल से पूछे जो सबसे पॉश लोकेलिटीज है वहां पर देखिए, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ, मेरा सही है। अच्छा चले मैं अच्छा 1 मिनट, एक आखिरी जुमला ये साहबा, अब बात कर रहे थे कि आपने जब बात की हमने बिल्कुल वो नहीं किया, आपको किया। एमक्यूएम का जो मसला है, एमक्यूएम बड़ी मजबूर जमात है। एमक्यूएम को उसी तनख्वाह पे काम करना है जिसपे वो कर रही है इस वक्त। और अभी जो भी बात करते रहे फैसल सब्ज़वारी साहब की, ठीक है, मशावरती मतलब भाई अगर आप इत्तेहादी हैं तो आप दामे दरमे सुखने हिमायत का ऐलान करें। वो कह रहे हैं ये ऑब्वियस नहीं है, हमें मुशावरत करनी है। वो कह रहे हैं मुशावरती अमल का मुकम्मल करने के बाद हिमायत का ऐलान करेंगे। ये वो कह रहे हैं कि हमारा पार्टी का अगर या तो आपके इत्तेहादी है ना, अगर आपके इत्तेहादी है तो इत्तेहादी क्या इशू टू इशू है आपके, या आप पूरे 5 साल के लिए इत्तेहादी है? ठीक है, अगर 5 साल के लिए इत्तेहादी है तब तो हर बार अच्छा चले मैं आखिरी 1 मिनट आसिम साहब जी बिल्कुल वाइंड अप जी, आपके भी 34 वहां से MNA MPA हैं जो और लोग उनसे ज्यादा खुश नहीं है। नहीं देखें, फैसल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो हमारे इत्तेहादी हैं और बड़े बाएतमाद इत्तेहादी हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत का अमल जारी रहता है। कभी कभी आप बारगेन भी करते हैं, कभी मशवरा भी देते हैं, और कभी कभी छोटा सा कोई इख्तलाफ राय भी हो जाता है। दिस इज़ नेचुरल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बात कर रहा था कि अभी एक नुक्ता उठाया मेरी बहन ने कि जनाब सेंटर जो है हमें हमारे एनएफसी वार्ड में शेयर तो मिलता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 12 साल से या पिछले कई सालों 12 साल से तकरीबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इससे पहले पीपल्स पार्टी मरकज में थी तब भी शेयर नहीं मिला। उसके बाद इनके सबसे तगड़े हलीफ जनाब नवाज शरीफ साहब मरकज में थे तब भी शेयर नहीं मिला। क्या कभी शेयर नहीं मिला? 2 साल हुए हैं। शुक्रिया आसिम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल सब्ज़वारी साहब, सैर कामरान साहब, आमिर जाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।